Hello everyone, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 10th students जो इस ईयर क्लास 11th में प्रमोट हो चुके हैं, तो भाई सेशन 25-26 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के साथ में। यस डियर स्टूडेंट्स, जिसका आपको इंतजार था, जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैम क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस की वीडियो लेक्चर्स आखिर कब आने वाले। तो लो भाई, आज के सेशन से शुरुआत कर रहे हैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 की। यस डियर स्टूडेंट्स, वो सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th से 11th में आ चुके हैं, जिन्होंने क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया है, तो भाई आज इस सेशन से हम चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू की शुरुआत करने वाले हैं, वो भी आपकी द वन एंड ओनली सुमीता अरोरा बुक के साथ में। यस डियर स्टूडेंट्स, सुमीता अरोरा बुक जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि क्लास 12th की बात करूं या मैं क्लास 11th की बात करूं, सुमीता अरोरा बुक इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक जहां से पेपर बनता है, जहां से क्वेश्चंस उठ के एग्जाम में आते हैं, जो आपको कहीं कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैम हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ने वाले, बेटा एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस है, जो क्वेश्चंस है, वो 110% करेंगे, क्योंकि वो भी तो आपके एग्जाम में आते हैं, है ना जी। तो एनसीईआरटी को नहीं भूलेंगे, लेकिन सुमीता अरोरा बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पे डेप्थ में आपको नॉलेज मिलेगा अपने सीएस सब्जेक्ट का। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे चल के इंजीनियरिंग करते हो, वहां भी सीएस ब्रांच में आप अपना करियर बना सकते हो, बीटेक कर सकते हो, एआई में जा सकते हो, बीसीए कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो, जिस भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, कंप्यूटर साइंस काफी हेल्प करने वाला सब्जेक्ट है। और ये आपको पता है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट है, देन टेक्नोलॉजी नेवर एंड्स, है ना जी। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन की क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के साथ में। तो भाई क्लास 12th के लिए मैं आपको 11th से ही रेडी करने वाली हूं। जैसे आपको सब लोग कहते हैं ना कि बेटा जी क्लास 11th बेस होता है क्लास 12th का, यदि क्लास 11th अच्छे से पढ़ ली तो क्लास 12th में आप फोड़ कर आओगे सारे पेपर्स को। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सच कहते हैं, पत्थर की लकीर है ये बात कि यदि क्लास 11th में आपने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि क्लास 10th के बाद सारे सब्जेक्ट आपको नहीं मिलते हैं। यदि क्लास 11th में आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो क्लास 12th आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। तो क्लास 11th का जो सीएस है, जिसमें आप कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ने वाले हो, आप पढ़ोगे यहाँ पे क्या पाइथन प्रोग्रामिंग्स पढ़ोगे, उसी के साथ में आगे आपको डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाने वाली हो। तो ये सारी चीजें आपको क्लास 12th में भी मिलेगी, वो भी एडवांस लेवल के साथ में, जहां आपको ये सभी रिवाइज करना होगा क्लास 12th में फिर से, और इनके क्वेश्चंस भी क्लास 12th में पूछे जाते हैं। तो आप सोच लो और समझ लो कि यदि जीरो से हीरो बनना है, क्लास 11th से ही हमें क्लास 12th के लिए पढ़ाई करनी है, क्लास 12th बोर्ड का पेपर यदि आपको फोड़कर आना है, तो आपको अभी से मेरे साथ में लग जाना है अपनी पढ़ाई में, क्योंकि मैं बहुत इनिशियल लेवल से आपको पढ़ाने वाली हूं। जिन बच्चों को कंप्यूटर का सी भी नहीं आता होगा ना, वो महारत हासिल कर लेंगे 12th तक जाते जाते और पेपर फोड़ के आएंगे। एंड बिलीव मी, आराम से आप पूरे जितने भी मार्क्स का आपका पेपर होता है, 60 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, पूरे हाईएस्ट मार्क्स आप अचीव करोगे। बस करना क्या होगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे पाइथन के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, डेटाबेस के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वो चाहिए कि नहीं, उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। चलिए तो करते हैं शुरुआत आज के सेशन की आपकी अपनी बरखा मैम के साथ और चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू के साथ में। ठीक है जी। अब कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू में बेसिकली चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो आप क्लास पहली से पढ़ते आए हो, मतलब क्लास 1st में, 2nd में, 3rd में आपने जो पढ़ा होगा। अब वहां जो पढ़ाते थे बहुत बेसिक पढ़ाते थे कि बेटा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। धीरे धीरे आप 9th में आए, 8th में आए, 6th में आए, फिर आप 10th में भी आए, तो आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ने को मिला कि भाई हार्डवेयर के अंदर फिर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होते हैं। फिर आपने थोड़ा और डिटेल में पढ़ा, और अब क्लास 11th में आके आप फाइनली सीएस में आप कंप्यूटर के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो, एडवांस लेवल पे पढ़ने वाले हो, कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेक्नोलॉजी में आजकल सबसे टॉप कैटेगरी में आता है। बिना कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन हम हमारी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या क्या आप अपनी लाइफ को इमेजिन? नहीं। चाहे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, चाहे आपको शॉपिंग करना हो, चाहे आपको मूवी के टिकट्स बुक करना हो, चाहे आपको कोई गेम खेलना हो, वॉट एवर वर्क यू वॉन्ट टू डू, चाहे आपको डोमिनोज से पिज्जा ही क्यों ना ऑर्डर करना हो, एक सिंगल क्लिक पे घर बैठे हम अपना काम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मदद से। तो हमारी लाइफ काफी आसान बना दी है, और यही कंप्यूटर डिवाइसेस, यही मशीन्स आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और हमारी जो दुनिया है वो इनमें ही कहीं ना कहीं अब बस चुकी है।
ठीक है। तो जैसे हमारे लिए रहना खाना पीना जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए अब ये डिवाइसेस भी उतने ही जरूरी है। यदि मैं आज से 25 से 30 साल के पहले की बात करूं तो दुनिया अलग थी, लेकिन आज दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। ठीक है जी। नाउअडेज स्टूडेंट्स कांट इमेजिन लाइफ विदाउट ईमेल, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स एंड अदर डिजिटल टूल्स। इन डिजिटल टूल्स के बिना हम अपनी दुनिया को इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टूल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होते चले जा रहे हैं, है ना जी। तो कंप्यूटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप चाहे डायरेक्टली मान लो या चाहे इनडायरेक्टली मान लो, बट कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन्स, ये सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यदि हम बात करें तो कंप्यूटर्स को बेसिकली यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसकी मदद से कंप्यूटर्स इतने डिलीजेंटली और एफिशिएंटली काम करते हैं। तो हमें थैंकफुल करना होगा यहाँ पर वो 2 पार्ट्स जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। बिना हार्डवेयर ना तो सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं, बिना सॉफ्टवेयर ना तो हार्डवेयर काम कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका ह्यूमन बॉडी सिस्टम होता है, उसमें यदि एक भी ऑर्गन नहीं होगा तो क्या आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो सभी प्रॉपर्ली काम कर पाएंगे? या हम एक सबसे बेस्ट एग्जांपल लें कि आपका जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, यदि उसमें सोल प्रेजेंट नहीं होगा, आपकी आत्मा नहीं होगी, तो आपकी ह्यूमन बॉडी एक डेड मशीन की तरह होगी। बिल्कुल वैसे ही, है ना, एक डेड बॉडी की तरह होगी। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में यदि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एक डेड मशीन की तरह कंप्यूटर होना है। ठीक है। और यदि आपके पास में सॉफ्टवेयर है और आपके पास में हार्डवेयर ही नहीं है, तो उन सॉफ्टवेयर्स को कहाँ रन करने वाले हो? तो दोनों का होना बहुत जरूरी है और दोनों मिलकर ही आपके जो काम है उसको आसान बनाते हैं। ठीक है जी। तो हार्डवेयर क्या हो गए, अब आपको बहुत अच्छे से पता है। जितने भी डिवाइसेस आप अपने आसपास कंप्यूटर के देख रहे होते हो, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जितने डिवाइसेस, वो सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। मतलब ऑल दी फिजिकल कंपोनेंट्स, ऑल दी फिजिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस आर हार्डवेयर्स। एंड वही है, जब हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हो कंप्यूटर को करने के लिए, जो काम आप कंप्यूटर से करवाना चाहते हो, जो टास्क आप परफॉर्म करवाना चाहते हो, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस, जो डेटा आप इनपुट कर रहे हो, वो प्रोग्राम्स, वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है जी। तो द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कंट्रोल द कंप्यूटर्स, जो भी प्रोग्राम, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो जिसकी वजह से ये हार्डवेयर काम कर पा रहा है, दैट हार्डवेयर रन्स और कैपेबल टू डू एनी टास्क, सो वो कहलाते हैं आपके डेटा इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। अभी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में भी कंफ्यूज होते हैं, मतलब एक्चुअल में उन्हें पता होता है, हम कंप्यूटर से बहुत ज्यादा फेमिलियर है, आप हर दिन यूज करते हो, अपना काम करते हो, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस लिखने को आते हैं, लेकिन जब आपसे डेफिनेशंस पूछी जाती है, आपसे एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, वही तो बड़ी समस्या होती है मैम, है ना जी। सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? मार्क्स क्यों कटता है? चीजें बहुत आसान है, प्रैक्टिकल है, बट लिखना नहीं आता है मैम, प्रॉपरली लिखने में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो अब आपको बेसिक चीजें तो समझ में आ गई ना, बहुत बेसिक चीजें जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना जी। बट इस चैप्टर में हम कुछ एडवांस भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना। शायद जो आपको नहीं पता हो या पता भी हो, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि स्कोरिंग है और आसान है, थ्योरी बेस्ड है पूरा। ठीक है जी। नाउ अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेस 5 बेसिक कंपोनेंट्स। अब जैसा मैंने बताया कि हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होते हैं, तो उन हार्डवेयर को डिवाइड कर दिया 5 बेसिक कंपोनेंट में, और ये पांचों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपकी ह्यूमन बॉडी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 5-6 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इनके बिना क्या आपका बॉडी प्रॉपर्ली वर्क करता है? नहीं करेगा मैम। सारे ऑर्गन्स का अपना अपना काम होता है। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हो, स्टोरेज यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनका अपना रोल होता है। ये होना बहुत कंपलसरी है। इनमें से कोई भी एक यूनिट प्रेजेंट नहीं होगी तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ठीक है जी। यदि हम बात करें इनपुट यूनिट की, तो जो भी डेटा आप इनपुट करते हो, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हो, वो इनपुट यूनिट के थ्रू ही दी जाती हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको अभी। यदि मैं बात करूं आउटपुट यूनिट की, तो जो भी आउटपुट आपको मिलता है, आपने अपना नाम लिखा, स्क्रीन पे आपको अपना नाम दिख रहा है ना, वो कैसे दिख रहा है? वो आउटपुट यूनिट के थ्रू ही दिख रहा है कि यूजर जो भी आउटपुट चाहता है, जो भी रिजल्ट चाहता है, वो आउटपुट यूनिट जनरेट करती है। प्रोसेसिंग यूनिट, पूरा खेल इस प्रोसेसिंग यूनिट का है। सारे डिवाइसेस तो इंपॉर्टेंट है ही, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको आप सो कॉल्ड सीपीयू कहते हो, जिसको आप कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हो। अब ब्रेन कैसे कहते हैं मैम? जैसे हमारा ब्रेन होता है, हमको इंस्ट्रक्ट करता है कि ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, इस टाइम पे खाओ, इस टाइम पे सो। आपका ब्रेन आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेसर यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, प्रोसेसिंग का काम कर रहा होता है, सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी इनपुट से डेटा मिल रहा होता है उसको बेसिकली क्या करना,
प्रोसेस करना। तो यहाँ पे दो यूनिट्स होती हैं जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है सीपीयू में, वो होती है आपकी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको एएलयू कहते हो, और दूसरी सीयू दैट इज कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू एक्चुअली जो आप देखते हो ना कैबिनेट, वो नहीं होता है, उसको कहते जरूर हम सीपीयू है, लेकिन उसके अंदर पीछे मदरबोर्ड में ना एक प्रोसेसर लगा होता है, एक छोटा सा चिप जैसा लगा होता है। तो इंटेल कोर के सीपीयूज आते हैं, प्रोसेसर्स आते हैं, एएमजेड राइजन के आते हैं, एएमडी राइजन के आते हैं, सुने होंगे आपने राइजन बेस्ड जो आजकल प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, ड्यूल कोर प्रोसेसर्स हैं, i5 i9 जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं, वो बहुत फेमस है। आ रही है ना बात समझ में? तो प्रोसेसर एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है जो आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद में भाई प्रोसेसिंग हो गई मैम। अब ये डेटा जो प्रोसेसिंग के लिए पहुंच रहा है वो कहां से पहुंच रहा है, ठीक है, आप जिस काम को कर रहे हो वो काम आपको कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं तो इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर होती है ना, तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करना होता है। तो जब डेटा प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पर वो जहां स्टोर रहता है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। और जहां डेटा जाके परमानेंटली सेव हो जाता है, आप किसी फाइल को सेव कर दो एक बार, फिर उसको 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, साल भर बाद, दूसरे ही दिन या 1 घंटे बाद भी एक्सेस करोगे तो वो मिल जाएगी, क्योंकि उसको हमने परमानेंटली स्टोर करी है। तो जहां पे आप परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हो वो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो बेटा जी ऐसे ये पांचों कंपोनेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो मेरी बात काम की, वो ये कि सेशन थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन मजेदार होगा, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर का हम पार्ट 1 आज डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 को अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बाकी पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, और ऐसा कंप्लीट करवा दोगे कि चैप्टर नहीं भी पढ़ोगे तो भी आंसर लिख कर आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो तो देखो, इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा इनपुट होता है, दिस इज ब्लॉक डायग्राम। ये डायग्राम बनाकर आना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिख लो, नोट कर लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ये डायग्राम आपको बना के आना है, क्योंकि ये डायग्राम डेटा के फ्लो को बताता है कि डेटा कैसे फ्लो करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो इनपुट यूनिट से जो भी एंटर करते हो वो डेटा कहां पहुंचता है, प्रोसेसर में। प्रोसेसर में बताया 2 यूनिट होती है, एक होती है एएलयू, दूसरी होती है सीयू। तो बेसिकली डेटा जाके सबसे पहले तो सेव होता है, स्टोर होता है। कहां स्टोर होता है? मेमोरी में। और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जहां स्टोर होता है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, जहां टेम्परेरीली जाके डेटा सेव होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में डेटा आया और एएलयू ने एग्जीक्यूट करना है तो एएलयू के पास गया। अब ये कंट्रोल यूनिट का क्या काम है मैम? प्रोसेसिंग के लिए तो एएलयू है और मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए तो मेमोरी है। ये सीयू क्यों बीच में यूज हो रहा है? तो बेटा जी सीयू कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ठीक है, सारी यूनिट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, सारी यूनिट्स को सिग्नल्स प्रोवाइड करने का काम करता है कि इनपुट यूनिट से डेटा आ चुका है, मेमोरी में स्टोर कर दो, मेमोरी में डेटा आ चुका है तो प्रोसेसिंग के लिए एएलयू के पास पहुंचा दो, एएलयू में आंसर जनरेट हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया टास्क का, वापस मेमोरी में डेटा स्टोर करो और आउटपुट यूनिट को पहुंचा दो ताकि यूजर को आउटपुट मिल सके। ये बोलने में इतनी स्टेप्स है लेकिन ये होने में काम ना सीपीयू में, प्रोसेसर में नैनो सेकेंड्स लगते हैं, सेकेंड से भी कम टाइम में ये सारे प्रोसेसेस चुटकियों में एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ओके, तो ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया है, इनपुट आउटपुट और बीच में सीपीयू, सीपीयू में हो गई आपकी 3 यूनिट्स, ठीक है जी। चलो मैम, तो ये तो समझ में आ गया, पूरा चैप्टर इसी पर ही बेस्ड है, यहाँ पे हम इन्हें अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो पहले स्टार्ट कर ले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। अब ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई ना अभी कि इनपुट होता है, डेटा आउटपुट होता है, प्रोसेस होता है, स्टोर होता है, यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, बिल्कुल वैसे जैसे आपके हमारे कुछ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है जिनके बेसिस पर हम हमारी लाइफ को जीते चले जा रहे हैं, वैसे कंप्यूटर भी जो प्रोसेसिंग करता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल के बेसिस पर करता है। एक रूल होता है जिसकी वजह से कंप्यूटर सिस्टम स्मूथली काम करता है, वो रूल कहलाता है आपका आईपीओ प्रिंसिपल, आईपीओ रूल, दैट इज कॉल्ड इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, आईपीओ साइकिल जिसे कहते हो आप। तो कंप्यूटर जिस साइकिल पर काम करता है, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो आपका आईपीओ साइकिल होता है, दैट इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ध्यान रखना, ठीक है। अभी बचपन से आपसे कोई कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछता था तो आप क्या बताते थे? यही मैम कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप गेम्स प्ले कर सकते हो, जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो, जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हो, जिसमें आप अलग अलग इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो। बिल्कुल जनरली बच्चे ऐसी ही डेफिनेशन आज भी देते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में जो रूल है, एक्चुअल में जो डेफिनेशन है कंप्यूटर की वो यही कहती है कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ प्रिंसिपल, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें आप कुछ इनपुट देते हो, वो प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू, स्टोर होता है स्टोर यूनिट के थ्रू, और फिर आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। और हमेशा कंप्यूटर जो ये काम करता है वो बेसिकली एक ही लैंग्वेज में पॉसिबल होता है जिसको आप कहते हो बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है जी। आ गई बात समझ में? तो आ चुके हैं वही, देखो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो कहलाती है बाइनरी लैंग्वेज,
ठीक है। अब कितने बच्चे हैं जिन्हें बाइनरी लैंग्वेज अभी भी समझ नहीं आती है, जिन्हें नहीं समझ में आता है कि आखिर कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही क्यों समझता है। भाई दुनिया में इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, मराठी, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, पर ये बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों समझता है? बिकॉज कंप्यूटर में जो भी चीजें होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है ना, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी और पावर। समझ में आई मेरी बात? तो जब कंप्यूटर सिस्टम में पावर जा रहा है मतलब वो वोल्टेज के फॉर्मेट में जाता है। किस फॉर्मेट में जाता है? वोल्टेज के फॉर्मेट में। अब वोल्टेज की दो ही वैल्यू होती है, क्या? या तो वोल्टेज हाई होता है या तो वोल्टेज लो होता है। मतलब या तो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो आपकी मशीन ऑन है, या तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो उसमें बेसिकली आप बोलोगे कि वो ऑफ स्टेट में है। तो अब यहां पर ना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट करो। यदि हम ऑफ की बात करें या हम लो की बात करें तो सबसे लोएस्ट डिजिट क्या होती है? 0। तो बस भाई इसके लिए 0 असाइन कर दिया, और 0 से बड़ी कौन सी डिजिट होती है? 1, तो इसके लिए 1 असाइन कर दिया। और ये सब चीजें बहुत पहले हो चुकी है, जब जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को इन्वेंट किया जा रहा था, तभी ये चीजें पॉसिबल होती है ना, तभी ये डिजिट्स असाइन कर दी थी। तो जब नथिंग, 0, ऑफ की बात करते हैं, लो की बात करते हैं, तो सबसे लोएस्ट नंबर हमारे दिमाग में 0 ही आता है। तो 0 से बड़ा 1, तो इसीलिए यहां पर 0 और 1 को असाइन कर दिया गया और इसके अलावा कोई नंबर का यूज नहीं किया गया। तो 0 और 1 मतलब बाइनरी नंबर्स ना, 0 एंड 1 दो नंबर हो गए, 1 और 1 2, 2 मतलब बाइनरी, 1 मतलब यूनरी, 3 मतलब टर्नरी। पता है ना अच्छे से? तो इसीलिए हमने क्या बोला कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो सिर्फ 2 ही डिजिट वाली लैंग्वेजेस है ना, जिसको बाइनरी लैंग्वेज नाम दे दिया। अब यहाँ पे ये 0 और 1 क्या कहलाती है? इंडिविजुअल बिट्स कहलाती है। ध्यान रखना, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो फिलहाल तो इतना समझ में आ गया। तो जिनके दिमाग में अभी भी ये डाउट था, अभी तक भी ये डाउट था कि आखिर बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों मैम, आखिर 0 और 1 ही नंबर क्यों मैम, बाकी तो 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने सारे डिजिट्स हैं मैथ्स में, तो 0 ही 1 क्यों? तो डाउट क्लियर हो गया ना। चलो अब कंप्यूटर में डेटा फ्लो कैसे होता है, तो मैंने अभी आपको ब्लॉक स्ट्रक्चर तो बता दिया। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको अपने स्कूल से घर जाना है, घर से स्कूल जाना है, या किसी दोस्त के घर जाना है, तो भाई वॉकिंग डिस्टेंस होगा तो आप वॉक करके चले जाओगे। बट आपका स्कूल 4-5 किलोमीटर दूर है, आपके दोस्त का घर 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या करोगे? या तो बाय बस जाओगे या अपनी बाइक से या फिर अपनी जो भी आपके पास व्हीकल होगा उसके थ्रू जाओगे ना। तो आपको कहीं ट्रेवल करना है तो हम किसी ना किसी मीडियम का यूज करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी जो डेटा ट्रेवल होता है इनपुट यूनिट के थ्रू, स्टोरेज यूनिट में पहुंचता है, आउटपुट यूनिट के पास पहुंचता है, मेमोरी में जाके स्टोर होता है, प्रोसेसर तक जाता है प्रोसेसिंग के लिए, एएलयू प्रोसेस कर रहा होता है। ये कैसे जाता है, कैसे पहुंचता है, कैसे ट्रेवल करता है? बसेस के थ्रू। अब आप सोच रहे हो मैम बसेस ये क्या होता है? बेटा यहाँ पे ये बसेस वो बसेस नहीं है जिसमें आप ट्रेवल करते हो, ये सिस्टम बसेस होती हैं। ठीक है। तो सिस्टम बसेस, कभी आपने यदि सीपीयू का कैबिनेट खोल के देखा होगा ना, देखना एक बार, कुछ नहीं होगा। सीपीयू का कैबिनेट खोल के देखना, उसमें एक मदरबोर्ड लगा होता है पीछे। उस मदरबोर्ड में ना एक ब्रॉड वायर्स का कलेक्शन होता है, व्हाइट कलर का एक स्ट्रिप जैसा होता है। ठीक है जी, वही सिस्टम बसेस कहलाता है। और जितने भी ये डिवाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं, इनमें जो डेटा का फ्लो होता है ना, वो इन सिस्टम बसेस के थ्रू ही होता है। ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पे डेटा कैसे फ्लो होता है सिस्टम बसेस के थ्रू, अलग अलग यूनिट्स के बीच में। ओके। अब बेसिकली जो मैंने बात बताई आपको यहाँ पे कि हम सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आ गए हम इनपुट यूनिट पर। तो इनपुट यूनिट इज मेड अप ऑफ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, MICR, OMR, OCR, जॉयस्टिक। बहुत सारे वेराइटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस होते हैं। क्यों मैम इतने सारे इनपुट डिवाइसेस क्यों होते हैं? क्योंकि भाई इतने सारे इनपुट भी तो हम देते हैं। पहले हम जो इनपुट देते थे, पहले के जमाने के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, उनमें सिर्फ आप टेक्सचुअल डेटा इनपुट करते थे, ग्राफिक्स भी नहीं हुआ करते थे, है ना। लेकिन उसके लिए सिर्फ कीबोर्ड का यूज करते थे। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? ग्राफिक्स भी इनपुट कर सकते हैं, वॉइस भी इनपुट कर सकते हैं। अब आप ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, ग्राफिक्स, इवन आप अपनी रेटिना भी स्कैन कर सकते हो, फिंगरप्रिंट भी स्कैन कर सकते हो। आप कुछ भी चीजें यहाँ पर लिखोगे वो भी एज इट इज चली जाएगी, होता है ना। तो जैसा जैसा आप इनपुट करोगे वैसे वैसे इनपुट डिवाइसेस इन्वेंट होते जाएंगे। तो आज के इस ट्रेंड में वैरायटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, लॉट ऑफ इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी के साथ नए नए डिवाइसेस इन्वेंट होते चले जा रहे हैं। ठीक है जी। तो यदि आपको टेक्सचुअल डेटा इनपुट करना है तो कीबोर्ड का यूज करते हैं,
आपको यदि कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है तो आप माउस का यूज कर लेते हो। तो कीबोर्ड माउस तो बेसिक इनपुट डिवाइसेस है। आपको यदि बैंक जाते हो तो बैंक में देखते हो एक डिवाइस रखा होता है जिसको कहते हो MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसके थ्रू ना चेक को स्कैन किया जाता है, जो बैंक के चेक होते हैं। OMR, जो जितनी भी OMR शीट्स होती हैं, OMR शीट तो समझते हो ना, आपने एग्जाम में यूज किया होगा, जिसमें सर्कल्स फिल करते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो शीट्स होती है वो इस डिवाइस के थ्रू चेक होती है। कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए OCR होता है। प्ले स्टेशन तो गए होंगे, हैंडल डिवाइसेस होते हैं, टीवी वगैरह के जो रिमोट्स होते हैं उनसे भी इंस्ट्रक्शंस देते हो, वो भी जॉयस्टिक जैसे डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो हम जैसा इनपुट करेंगे उसके लिए वैसे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और बच्चे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है जी, बट आपको मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगी। तो इतना तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि वो डिवाइसेस जिनके थ्रू आप ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल फॉर्मेट में डेटा को इनपुट करते हो। अब सपोज वॉइस इनपुट करना है तो माइक का यूज कर लेते हैं मैम, है ना। सो इट टेक्स इनपुट एंड चेंजेस इट इनटू बाइनरी कोड। ये इनपुट डिवाइसेस इसलिए यूज किए जाते हैं, किसी एक ही इनपुट डिवाइस से सारा डेटा क्यों नहीं इनपुट कर देते, क्योंकि वैरायटी ऑफ इनपुट होता है और ये इनपुट जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में जाके कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट होता है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम किस लैंग्वेज को समझता है बेटा, बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर सिस्टम में जाता है, फिर कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है। वाई बाइनरी लैंग्वेज, बिकॉज ऑन और ऑफ, हाई और लो वोल्टेज सिग्नल्स के फॉर्मेट में डेटा प्रोसेस होता है, इसलिए। अभी क्लियर हो गई चीजें अच्छे से। नाउ यहां पे जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को दोगे वो 0-1 के फॉर्मेट में सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, है ना। अब एग्जाम्पल ध्यान से समझो। सपोज मैंने एंटर किया है add 2 and 3। मैंने क्या लिखा, add 2 and 3। ये इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड से एंटर किया तो यहां पे डेटा क्या हो जाएगा, 2 और 3, और इंस्ट्रक्शंस क्या हो जाएंगे, ऐड। ध्यान रखना कि ऐड हम करने को कह रहे हैं, हम क्या टास्क परफॉर्म करने को कह रहे हैं कि जो नंबर हमने दिए उसको जोड़ दो, उसको ऐड कर दो। तो ऐड क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन, और 2 और 3 क्या हो गया, आपका डेटा हो गया। बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब आपने कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम तो सुना होगा, C++, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, पाइथन होती है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको एक छोटा सा मैसेज प्रिंटिंग का भी प्रोग्राम बनाना है ना, तो आप ऐसे कमांड लिखते हो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डेटा हो गया, जो भी कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स जो भी आप एंटर करोगे वो डेटा होगा। ठीक है, और वही प्रिंट क्या हो गया, कमांड होगी, इंस्ट्रक्शंस होगी जो हमने यहाँ पर दी है। तो ये सब आप कीबोर्ड माउस के थ्रू एंटर कर सकते हो, और जो इनपुट डिवाइस है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इनपुट यूनिट हैज डिफरेंट डिवाइसेस दैट टेक्स इनपुट इन वेरियस फॉर्मेट एंड सेंड इट द CPU इन डिजिटल फॉर्म। अब डिजिटल फॉर्म, बाइनरी लैंग्वेज, 0 and 1 फॉर्मेट, ये सभी एक ही है। ठीक है, चलिए कॉमन इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हो गए, कीबोर्ड हो गया जिसमें कुछ कीज होती हैं, फंक्शनल कीज, न्यूमेरिक कीज, स्पेशल कीज, एरो कीज, बहुत सारी कीज होती हैं, टॉगल कीज होती हैं, है ना। उनके थ्रू आप अलग अलग टाइप के नंबर्स, लेटर्स, कमांड्स, स्पेशल सिंबल्स एंटर कर सकते हो। टोटल 104 कीज, या आजकल तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स में कुछ ज्यादा कीज भी प्रेजेंट होती है। आप कीबोर्ड के बाद माउस की बात कर लो तो माउस एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसमें एक पॉइंटर के थ्रू आप स्क्रीन पे कर्सर को मूव करते हो, सिलेक्शन कर सकते हो, प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो, है ना। स्क्रीन को अप डाउन, लेफ्ट राइट मूव करवा सकते हो। तो ये सभी माउस का काम होता है। ओके, अब ये कीबोर्ड और माउस क्या आते हैं, वायर्ड भी होते हैं, वायरलेस भी आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और आपको जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नए नए डिवाइसेस मिलते जाएंगे। माइक्रोफोन की बात करें, यदि आपको वॉइस इनपुट देना है तो जैसे मैंने ये माइक लगाया हुआ है, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे माइक्रोफोन का आप यूज कर सकते हो। तो आपकी वॉइस जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के मैंने पिक्चर्स लगाए हुए हैं। ठीक है जी, अब इतना डिटेल में तो हमें नहीं पढ़ना है, इतना डिटेल में आएगा नहीं। यदि आपसे इनपुट डिवाइस पूछ लिया गया तो अब आप बता के आ सकते हो। अब बात कर लेते हैं मैम आउटपुट डिवाइस की। लेकिन क्या बताएं, बड़ा कंफ्यूजन होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस में। तो इनपुट डिवाइसेस वैरायटी है, बट आउटपुट डिवाइसेस लिमिटेड है। तो यदि आपको आउटपुट डिवाइसेस याद है तो आप इनपुट डिवाइसेस को अलग कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, डेटा इनपुट करना है, कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाना है तो इनपुट डिवाइस, वही डेटा आपको एज ए आउटपुट रिसीव करना है तो आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस सिर्फ 5 होते हैं। ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर, याद रखो मॉनिटर और प्रिंटर तो कॉमन आउटपुट डिवाइस हो गए। इसके अलावा प्लॉटर होता है, प्रोजेक्टर होता है और स्पीकर होता है। ये 5 होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। ठीक है, आई बात समझ में, और प्रोजेक्टर जिसमें लार्ज स्क्रीन पे आपको चीजें दिखती है। तो ये 5 आउटपुट डिवाइस है, इसके अलावा जितने डिवाइसेस सब इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये याद रख लो बस, दिस इज द ट्रिक
टू लर्न आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस, क्योंकि ऑप्शंस में दे देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. नाउ द आउटपुट इज मेड अप ऑफ डिवाइसेस दैट शोज द कंप्यूटर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. अब आउटपुट डिवाइस में आपको आउटपुट 0-1 में नहीं दिखता है, प्रोसेस जरूर 0-1 में होता है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में. आपने लिखा यहाँ पर ऐड 2 and 3, तो भाई आपको बाइनरी नंबर में 0-1 में आउटपुट नहीं मिलेगा. आउटपुट यूनिट बकायदा आपको 5 ही रिटर्न करेगी जो आपके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होगा. तो आउटपुट यूनिट क्यों यूज की जाती है? ताकि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में रिजल्ट को कन्वर्ट करके यूजर को शो कर सकती है. ठीक है जी. तो यहाँ पे सीपीयू जो है वो बाइनरी सिग्नल जनरेट करता है आउटपुट यूनिट को, और आउटपुट यूनिट जो है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है. मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये 3 जो है कॉमन से आउटपुट डिवाइसेस हैं. इसके अलावा प्लॉटर, और आप यहाँ पर प्रोजेक्टर को भी लिख सकते हो. मॉनिटर की बात करें तो ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है. डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स मार्केट में अवेलेबल है. एक छोटी सी भी इंस्ट्रक्शन यदि आपको मॉनिटर पे दिख रही है तो वो पिक्सल से जनरेट होती है. एक टाइनी डॉट भी पिक्सल कहलाता है, और ऐसे छोटे छोटे टाइनी डॉट मिलकर एक हाई क्वालिटी का इमेज जनरेट करते हैं मॉनिटर पर. ठीक है ना. अब ये तो आपको पता है अच्छे से कि पिक्सल्स क्या होते हैं. मॉनिटर आपको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जनरेट करके देता है. वहीं बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर पे आपको हार्ड कॉपी आउटपुट मिलता है. जो भी आप मॉनिटर पे देख रहे हो वो आप पेपर पे प्रिंट करवा सकते हो. ठीक है. वैरायटी ऑफ प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल है, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, और आजकल तो एक नई टाइप के प्रिंटर की दुनिया चली है जिसको आप 3D प्रिंटर्स कहते हो. यदि आपके स्कूल में ATL लैब होगी तो आपने वहां पे देखा भी होगा 3D प्रिंटर. अटल टिंकरिंग लैब की बात कर रही हूं मैं. 3D प्रिंटर लगा होता है जिससे 3D मॉडलिंग के ऑब्जेक्ट को आप डेवलप कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, है ना जी. तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है. नाउ स्पीकर की बात करें तो ये आपको ऑडिबल जो भी साउंड है वो सुनने के लिए यूज किया जाता है, मतलब साउंड आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है जी. तो चलिए इतना समझ में आ गया आउटपुट डिवाइस के बारे में. अब आ जाते हैं सीपीयू, दैट इज प्रोसेसिंग डिवाइस पे. तो बेटा सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जितने स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इसको हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं, तो नहीं, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी बैंक की ब्रांचेस होती हैं और एक इसका मेन सेंट्रल ब्रांच होता है ना. सपोज दिल्ली में सेंट्रल ब्रांच है, बाकी मुंबई, पुणे और बाकी सारी जगह इसकी ब्रांचेस हैं. तो एक सेंट्रल जैसे की ब्रांच होती है जो सारी ब्रांचेस को मैनेज कर रही होती है. बिल्कुल वैसे ही सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि जितनी भी यूनिट्स है, जितने भी डिवाइसेस है, उनको ये क्या कर रहा होता है? मैनेज कर रहा होता है. ठीक है. इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं. ओके. जैसे आपका ब्रेन आपको इंस्ट्रक्ट करता है ना, वैसे ही प्रोसेसर हर चीज के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, प्रोसेसिंग का काम कर रहा होता है. ठीक है. यही प्रोसेसर है जो चीजों को गाइड करता है, टास्क को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि सीपीयू में ही सारी यूनिट्स लगी होती है. ALU, CU, अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो यहाँ पे 3 बेसिक यूनिट्स होती है, ALU, CU एंड रजिस्टर्स. अब ALU क्या होता है? जैसे मैंने बताया, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सारे कैलकुलेशंस का काम ये करती है. और कंट्रोल यूनिट बेसिकली गाइड करती है, कोऑर्डिनेट करती है, सिग्नल जनरेट करती है. रजिस्टर्स एक स्मॉल सा मेमोरी एरिया होता है जहां पे टेम्परेरी जो है डेटा जाके स्टोर होता है फॉर प्रोसेसिंग ओनली, फिर डेटा वहां से डिलीट हो जाता है. और एक होती है कैश मेमोरी, जो कि प्रोसेसर के साथ में आजकल इनबिल्ट आती है ना, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और फास्टेस्ट मेमोरी होती है. यहां पर भी जो डेटा रहता है ना, वो बेसिकली एट अ टाइम ऑफ प्रोसेसिंग उसी के लिए होता है. ठीक है जी. और ये जो मेमोरी है स्पीड को फास्ट करने के लिए होती है. क्लियर हुआ? अब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करूं तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए होती है. जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, जितने भी लॉजिक्स जो आप अप्लाई करते हो ना, वो प्रोसेसर के अंदर कौन प्रोसेस करता है? ALU ही प्रोसेस करता है. इसका फुल फॉर्म एग्जाम में 100% आता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. व्हेन 2 numbers are required to be added, then numbers are sent to memory to ALU, and then addition, and then result back to the memory, and then this output shown the output screen. आ गई बात समझ में? वही 4 लाइन जो मैं शुरुआत से आपसे समझाती आ रही हूँ वही यहाँ लिखी हुई है. वैसे ही लॉजिकल ऑपरेशन आपको परफॉर्म करवाना है, मतलब 2 नंबर को आपको कंपेयर करना है या 2 कंडीशंस को आपको चेक करवाना है, जिसके बेसिस पर सिर्फ आपको 2 ही आउटपुट मिलेंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स. तो वो हो गए आपके लॉजिकल ऑपरेशन, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है. तो ALU का काम कैलकुलेशंस करवाना, लॉजिक सप्लाई करना. अब इसको इंस्ट्रक्ट कौन करेगा? ALU को कैलकुलेशंस के लिए डेटा कौन ला कर देगा? है ना, मेमोरी से डेटा आना चाहिए, तो उसके लिए इंस्ट्रक्ट करने के लिए होती है प्रोसेसर में एक और यूनिट जिसको CU कहते हैं, दैट इज कंट्रोल यूनिट. तो इट मैनेजेस द फ्लो एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हैंडलिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर.
सारे डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करना, सारे डिवाइसेस को गाइड करना, सारे डिवाइसेस को एक साथ मिलाकर काम करने के लिए रखना, ये सब काम एकजुट होकर सारे डिवाइस काम करना चाहिए, ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए सीयू होता है। इनपुट से डेटा आ रहा है कि नहीं, मेमोरी में जा रहा है कि नहीं, मेमोरी से प्रोसेसिंग के लिए पहुंच रहा है कि नहीं, प्रोसेस होने के बाद में वापस मेमोरी में सेव हुआ या नहीं, वहां से आउटपुट डिवाइस तक पहुंचा या नहीं, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम सीयू को होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर में आपकी मदर सारी चीजों का ध्यान रखती है ना, आपके घर में जितने लोग हैं उन सभी का, जितने भी काम होते हैं, सब चीजें, बाहर से गेस्ट आ रहे हैं उनका भी, बाहर से क्या बुलवाना है, नहीं बुलवाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, सारी चीजें मैनेज आपकी मदर करती है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, सो इट इज जस्ट लाइक अ मैनेजर आप कह सकते हो। इट सेंड सिग्नल्स टू इंश्योर द एलयू एंड मेमोरी वर्क करेक्टली। सीयू की जॉब्स इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, डिकोड्स देम एंड मेक्स श्योर दैट दे आर डन प्रॉपरली। सारी चीजें प्रॉपरली चल रही है, ये काम बेसिकली होता है कंट्रोल यूनिट का देखने का। नाउ रजिस्टर्स आर स्मॉल मेमोरी एरिया जो कि प्रोसेसर्स के पास ही होते हैं, और प्रोसेसर्स जो डेटा लेता है प्रोसेसिंग के लिए वो रजिस्टर्स से ही होते हुए प्रोसेसर के पास पहुंचते हैं। ठीक है, और रजिस्टर्स में कैसे आते हैं, क्योंकि रजिस्टर्स मेमोरी का ही एक एरिया होता है। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मेन मेमोरी की तरफ आते हैं। अब यहां से शुरू होती है स्टोरेज डिवाइसेस की कहानी। अभी तक जो कहानी हमने देखी वो सिर्फ हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग की देखी। ठीक है, अब एक्चुअल में मेमोरी कौन कौन सी होती है, कितनी टाइप की होती है, कैसा डेटा स्टोर होता है, आपने देखा होगा, आपने कभी सीपीयू को खोल के देखा होगा तो वहां आपको मेमोरी भी प्रेजेंट दिखी होगी। ठीक है, अब वो कौन सी मेमोरी है ना, उसमें कितना जीबी का रैम है वगैरह, क्या है, सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एक एग्जांपल सबसे पहले देती हूं आपको कि कंप्यूटर सिस्टम में ना दो टाइप की मेमोरी होती है। पहले तो ये समझ लो जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड अदर इज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसमें टेम्परेरीली डेटा जाके स्टोर होता है, जो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, और सीपीयू जब डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो वो प्राइमरी मेमोरी से ही लेता है। ठीक है, तो ये मेरी बात समझ में आई। अब यदि हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा परमानेंटली जाके स्टोर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें भी दो मेमोरी होती है। एक मेमोरी तो वो होती है जिसमें आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल स्टोर होती है, जो परमानेंट होती है, जो आप भूलते ही नहीं हो। कभी भूलते हो क्या? कभी सुना है कि आपने आज अपना नाम याद रखिया या आपको आपका नाम आज पता है और कल भूल जाओगे? नहीं होता ना। लेकिन आपने कल सुबह क्या खाया था, परसों क्या पहना था, आपने 3 दिन पहले कहाँ गए थे, आपने कौन से फ्रेंड से बात किया था, वो हम जनरली भूल जाते हैं। ठीक है, आपने क्या पहना था, क्या खाया था, कौन सी सब्जी बनी थी 4 दिन पहले घर में, मम्मा ने क्या बनाया था, वो सब हम भूल जाते हैं। वो टेम्परेरी स्टोरेज में होता है। लेकिन आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये जो कुछ चीजें होती है हमारे परमानेंट मेमोरी में स्टोर होती है। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में वो बेसिकली टेम्परेरी एंड परमानेंट दो टाइप की मेमोरी होती है। ईच मेमोरी लोकेशन हैज अ यूनिक मेमोरी एड्रेस। आप जहां रहते हो वहां पे आपका एड्रेस होता है। ऐसा तो है नहीं कि 10 आपके एड्रेसेस है जहां आप जा जाके रहते हो, या आपके दोस्त का और आपका सेम ही एड्रेस है जहां आप रहते हो, ऐसा नहीं होता है। हर एक पर्सन का इंडिविजुअल एड्रेस होता है, जहां पे वो रहता है उसको उसी एड्रेस के नाम से जाना पहचाना जाता है, उसी जगह के हिसाब से उसको पहचानते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में जो डेटा जाके स्टोर होता है, अब 1 या 2 डेटा तो होता नहीं है भाई, बल्क में डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर्स में। तो जो जिस जगह जाके डेटा स्टोर होता है वहां पे मेमोरी में कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिनको सेल्स कहते हैं, जहां पे डेटा जाके स्टोर होता है और उन सेल्स का एड्रेस होता है। ठीक है, तो मेमोरी में भी एक एड्रेस होता है जहां डेटा स्टोर होता है। क्लियर? तो ईच मेमोरी लोकेशन हैज अ यूनिक एड्रेस। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन बी थॉट ऑफ एज सेल्स। मतलब आप सोच सकते हो ऐसे कि जो भी डेटा आपने लिखा, मेमोरी में एंटर किया है, जो स्टोर हुआ है, वो इस तरीके से सेल्स में डिवाइड होता है। ये इंटरसेक्शन जो होता है ये सेल कहलाता है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर होता कुछ ऐसा ही है। सपोज मैंने एंटर किया क्या, सपोज मैंने मेरा नाम एंटर किया BARKHA, बरखा। ठीक है, तो अब ये मेमोरी में जाके कहीं ना कहीं स्टोर होगा। सपोज ये मेमोरी में यहाँ स्टोर हुआ B, यहाँ A स्टोर हुआ, यहाँ R, यहाँ K, यहाँ H, यहाँ A। तो हर एक सेल का एड्रेस होगा। सपोज इसका एड्रेस मैं मान लूं 101 है, इसका एड्रेस 105 है। तो ऐसे कुछ भी रैंडम एड्रेस होता है जिससे हम मेमोरी में जो डेटा स्टोरेज को पहचानते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो प्रोसेसर है वो मेमोरी से डेटा उठाता कैसे है? उसके एड्रेस के थ्रू।
बात समझ में आ गई। ऐसे प्रोसेसर को भी कैसे पता चलता है कि कौन सा डेटा प्रोसेसिंग के लिए लेना है, तो उसके एड्रेस के थ्रू ही उसको पता चलता है। अब ये फिगर में मैंने यहाँ लगाया हुआ है जो आपको समझ में आ रहा है, ये 0101। अब ये तो मैंने आपको लेटर्स बता दी कि BARKH है, बट एक्चुअल में मेमोरी में डेटा इससे स्टोर नहीं होता है। इसका जो भी बाइनरी फॉर्मेट होगा बेटा 01010101 उसमें जाके डेटा स्टोर होगा, ठीक है। ये तो मैंने जनरली आपके समझाने के लिए बताया हुआ है, बट एक्चुअल में जो डेटा स्टोर होता है वो 010101 में स्टोर होता है। तो मेमोरी सेल्स में डिवाइड होती है, सेल्स में जाके डेटा स्टोर होता है जिसका एक यूनिक एड्रेस होता है, और मेमोरी में भी जो डेटा स्टोर होता है वो 0101 के फॉर्मेट में ही होता है। अब जो चीज आपको समझनी है जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझो 0 and 1 इंडिविजुअली क्या कहलाता है, बिट कहलाती है। क्या कहलाती है, बिट। तो ये 2 बिट हो गए आपके 0 and 1। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं 0 and 1 तो ये हो गई आपकी बिट। ध्यान से समझना, जब मैंने बोला 4 बिट तो 4 बिट मतलब कि 010101, ठीक है। तो 4 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, 1 निबल क्रिएट करते हैं, है ना। और वैसे ही जब मैंने कहा 8 बिट्स तो बेटा जी 8 बिट्स कुछ इस तरीके से, तो 8 बिट्स क्या बनाते हैं, 8 बिट्स 1 बाइट बनाते हैं, और यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। बस ऐसे ही ये जो कन्वर्सेशन है ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। मतलब कि आपने सुना होगा ना, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सुना है ना। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी वही चीज होती है, बिट्स, निबल, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, योटाबाइट्स, जेटाबाइट्स, ऐसे जो है मेमोरी का जो मेजरमेंट है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 बिट 0 and 1, 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं, 4 बिट मिलकर 1 निबल बनाते हैं, और यहाँ पे वही 1024 बाइट्स, मतलब जब 1024 बाइट्स मिलेंगे तो बनेगा यहाँ पे 1 किलोबाइट। फिर 1024 किलोबाइट्स मिलेंगे तब बनेगा 1 मेगाबाइट। आ रही है बात समझ में अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने वही कॉम्बिनेशंस आपके लिए लिखे हुए हैं। क्लियर हुआ। अब इसको समझना है तो इसको आप इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझ लो, क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज होता है, ठीक है। अब ये 1024 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम 0 and 1 की बात कर रहे हैं, मतलब 2 डिजिट्स हैं और इसकी पावर 10 होगी, तो इसको 1024 आप कहोगे, तो डिजिट्स 2 to the power 10। क्लियर हुआ। तो 2 to the power 10 बाइट्स मिलेंगे, मतलब बनेगा 1 किलो बाइट। 2 to the power 10 किलोबाइट्स मिलेंगे तब बनेगा 1 मेगाबाइट। ओके, और ये 2 to the power 0 मतलब ये 1024 की ही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसको यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा, ध्यान रखो। बिट सबसे छोटा है, बिट से बड़ा निबल है, निबल से बड़ा क्या है, निबल से बड़ा बाइट है, बाइट से बड़ा क्या है, किलोबाइट है, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट है, मेगाबाइट से बड़ा क्या आएगा आपका गीगाबाइट, देन टेराबाइट, और फिर इसके बाद में पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो मेमोरी का जो मेजरमेंट होता है, आपने सुना होगा, आप जब कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करने जाते होंगे तो आप पूछते हो कि भाई रैम कितने जीबी की है, कोई बोलता है 8 GB की है ना। हार्ड ड्राइव या SSD परचेज करते हो, देखते हो तो वो 256 GB की है, 1 टेराबाइट की है, 2 टेराबाइट की है। तो जितना ज्यादा उसका मेमोरी स्पेस होता है उतना ज्यादा डेटा उसमें आप स्टोर कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ अबाउट इट्स एक्सेस। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप में डिवाइड होती है, वन इज रैम एंड अदर इज रोम। तो जो स्ट्रक्चर है मेमोरी का वो कुछ इस तरीके से है। कंप्यूटर मेमोरी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 होती है, रैम एंड रोम। ध्यान से समझना, रैम हो गई आपकी SRAM एंड DRAM में डिवाइड, रोम हो गई आपकी PROM, EROM, EEPROM, है ना, मास्क रोम, आगे हम सारी पढ़ेंगे। ये प्राइमरी मेमोरी का काम। सेकेंडरी मेमोरी में आ जाओगे तो हार्ड डिस्क, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, ये सभी आ जाएगा आपका सेकेंडरी में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने बता दिया शुरुआत में। प्राइमरी मेमोरी जो CPU से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, सेकेंडरी मेमोरी जो CPU से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती है। प्राइमरी मेमोरी जहां डेटा टेम्परेरीली स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी जहां डेटा परमानेंट स्टोर होता है। ये इंटरनल मेमोरी होती है जो CPU में रहती है, ये एक्सटर्नल मेमोरी रहती है जो प्रोसेसर से बाहर कनेक्टेड होती है। बात समझ में आई। चलो, तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम 2 मेमोरीज होती है। वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे इसका नाम वैसे इसका काम। CPU रैंडमली डेटा एक्सेस करता है जिस मेमोरी से, CPU डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है जिस मेमोरी से, वो रैम होती है।
ठीक है। यहाँ पे आप सपोज कोई फाइल टाइप कर रहे हो, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, अपने प्रोजेक्ट का कोई फ्रंट पेज डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। अभी आपने अपनी फाइल सेव नहीं की है, आप बस अभी काम करना शुरू किया, आप बना ही रहे हो, तो एट दैट टाइम जब आप उस फाइल पे काम कर रहे हो तो सीपीयू प्रोसेस कर रहा है उसको, तो प्रोसेसिंग के टाइम पे जो डेटा है वो जहां स्टोर होगा वो रैम होगा। तो एट दैट टाइम आपका जो फाइल है वो कहां स्टोर होगा, रैम में। जो आप काम कर रहे हो वो टास्क कहां स्टोर होगा, रैम में, है ना। सीपीयू जहां से डेटा प्रोसेसिंग के लिए ले रहा है, जब आप उसको सेव कर दोगे तो वो चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। तो टेम्परेरीली जहां डेटा स्टोर हो रहा है वो रैम है। और जैसे ही आप टाइप करना शुरू किए और लाइट चली गई, आपने सेव नहीं किया, जब पावर कट हो गया, लाइट चली गई, तो आपका डेटा लॉस्ट हो गया। तो वो डेटा कहां स्टोर था एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, रैम में ना। तो रैम से डेटा चला जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरीली कहते हैं और इसको हम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। जब डेटा उड़ जाता है तो वॉलेटाइल, जब डेटा नहीं उड़ता है, परमानेंटली सेव रहता है, तो नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी, आपकी सेकेंडरी मेमोरी, या फिर अभी हम रोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। वही लाइन लिखी हुई है कि सीपीयू रैंडमली जिस मेमोरी से डेटा एक्सेस करता है वो रैम होती है, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। डेटा यहाँ से लॉस्ट हो जाता है जब पावर कट हो जाता है, ठीक है। दो टाइप की मेमोरी होती है, एसरैम एंड डी रैम। कैसे दिखती है, कुछ इस तरीके से। ये रैम तो आपने देखी भी होगी ना, अपना सिस्टम जब ओपन करके देखोगे तो देखोगे आप। अब डीरैम क्या होती है, डीरैम ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसका डिफरेंस आता है एग्जाम में, ध्यान से समझना। तो ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स से मिलकर बनी हुई रैम डीरैम कहलाती है। इसको रिफ्रेशमेंट की बार बार जरूरत पड़ती है क्योंकि कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मेमोरी एक्सेस टाइम होता है वो बेसिकली जो होता है, जब मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना होता है तो उसमें लगने वाला टाइम एक्सेस टाइम हो गया, राइट। यहाँ पे 20 से 70 नैनो सेकेंड्स में बेसिकली इसका जो रिफ्रेशमेंट का टाइम है वो होता है, ठीक है। तो आप यहां बोल सकते हो कि डी रैम जो है वो बेसिकली डायनेमिक रैम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है और ये ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स से मिलकर बनी होती है। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू प्रोड्यूस डेटा रिक्वायर्ड फ्रॉम मेमोरी स्टार्ट द एक्सेस अंटिल द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कॉल्ड मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। एंड एक्सेस टाइम रेंजिंग फ्रॉम 20 to 17 नैनोसेकेंड, समझ रहे हो। 20 से 70 नैनोसेकेंड्स के अंदर अंदर सीपीयू जो है यहां से डेटा को एक्सेस कर लेता है। कितना कम समय लगता है, सेकंड से भी कम समय। ओके, नाउ सेकंड इज स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम की बात करते हैं तो जैसा इसका नाम वैसी रैम होती है, ये स्टैटिक रैम होती है, वॉलेटाइल होती है, यहाँ पे डेटा टेम्परेरीली अवेलेबल होता है। अब यह रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती बार बार इस मेमोरी को क्योंकि इसमें फ्लिप फ्लॉप्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से ये जो मेमोरी है फास्ट होती है एज कंपेयर टू डायनेमिक रैम। क्लियर। तो जो कैश मेमोरी की मैं बात कर रही थी ना अभी, जो प्रोसेसर में लगी हुई आती है आजकल इनबिल्ट आती है, वो भी एक टाइप की एसरैम ही होती है, स्टैटिक रैम ही कहते हैं। तो यदि डिफरेंस आ गया तो क्या लिख कर आओगे, ध्यान से समझो। एसरैम यूजेस ट्रांजिस्टर्स और ये यूज करती है कैपेसिटर्स का, ठीक है। एसरैम डज नॉट पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट, इसमें पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती है, इसमें पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है क्योंकि कैपेसिटर्स को चार्ज करना होता है। एसरैम स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स देन डीरैम, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल होता है, ठीक है। ये फास्टर होती है, ये स्लोवर होती है। क्लियर हुआ। ये एक कैश मेमोरी की तरह यूज कर सकते हो आप इसको, लेकिन ये एक मेन मेमोरी की तरह होती है। क्लियर, आ गई बात समझ में। अगेन दिस इज एक्सपेंसिव, दिस इज लेस एक्सपेंसिव, एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो। नाउ रोम पे आ जाते हैं, विच इज परमानेंट मेमोरी। अब रोम को परमानेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगेन इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मतलब डेटा को सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो। अब रीड कर सकते हैं मतलब क्या, ध्यान से सुनना। जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हो तो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, वहां पे ब्लैक स्क्रीन पे या ब्लू स्क्रीन पे आपको कुछ कोड चल रहा होता है, दिखता है ना। अब वो कोड परमानेंटली स्टोर होता है जिस मेमोरी में वो रोम होती है। तो बूटिंग प्रोसेस के टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है, बूटिंग प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है, तो उसमें जितना कोड होता है जो स्टोर होता है वो रोम में स्टोर होता है, जो परमानेंट होता है, जो लाइट जाने के बाद भी डिलीट नहीं होता है। भाई यदि आपने सिस्टम स्टार्ट किया, बूटिंग प्रोसेस चल रही है, बीच में लाइट चली गई तो वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस जब लाइट आएगी। तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बिकॉज इसका डेटा परमानेंटली बना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते, मतलब एक बार डेटा यहाँ पे स्टोर कर दिया तो फिर वो बेसिकली आप चेंज नहीं कर सकते हो। यदि चेंज करना है तो रोम के अलग अलग टाइप्स आते हैं। पहला तो ये कि जब आपने सिस्टम परचेज किया, सिस्टम असेंबल हो रहा था, एट दैट टाइम रोम को प्रोग्राम किया, रोम में डेटा को स्टोर कर दिया, तो वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बन गई। अब आप चाहते हो कि भाई इसका डेटा आपको डिलीट करना है, तो इतनी आसानी से डेटा डिलीट नहीं होता है। डेटा डिलीट करवाना है तो आपको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लेनी होगी, जिसमें अल्ट्रावायलेंट लाइट की प्रेजेंस में डेटा इरेज होता है।
ठीक है, या फिर आप EEPROM को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे डेटा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, तो इलेक्ट्रिकली आप यहाँ पे डेटा को इरेज करके फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हो। यहाँ अल्ट्रावायलेंट रेज के फॉर्मेट में डेटा इरेज होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली डेटा इरेज होकर इसको वापस रीप्रोग्राम कर सकते हो। PROM में कुछ नहीं कर सकते हो, एक बार जो डेटा प्रोग्राम हो गया वो हो गया। एक होती है फ्लैश EEPROM, इसमें क्या होता है, इट इज वेरी फास्ट कंपैरेटिवली दिस, है ना, ये फास्ट होती है, ये कुछ सेकंड्स में ही डेटा इसमें रीप्रोग्राम हो जाता है, तो दोनों में स्पीड का डिफरेंस है। वही होती है एक मास्क रोम, इट रिफर्स टू काइंड ऑफ रोम इन विच द कंटेंट्स आर प्रोग्राम्ड बाय द IC मैन्युफैक्चरर। जो IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स को डिजाइन करते हैं ना, उनके थ्रू ही यहाँ पे डेटा को प्रोग्राम किया जाता है। ये यूजर प्रोग्रामेबल रोम नहीं है। क्लियर, आ गई बात समझ में? तो 5 टाइप की रोम हो गई, PROM, EPROM, EEPROM, फ्लैश EPROM एंड मास्क रोम। इनके फुल फॉर्म्स याद कर लेना बेटा, एग्जाम में आते हैं। Now cache memory, it is a type of SROM located in near to the CPU. कैश मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक CPU के ऊपर माउंट आती है, CPU के साथ में ही बिल्ट इन आती है, और एक अलग से CPU के भी आप लगा सकते हो। तो ध्यान से समझना, सपोज ये आपका CPU है और इसके ऊपर माउंटेड एक कैश मेमोरी आती है, ठीक है, जो इंटरनल होती है। और यदि माउंटेड नहीं होती है, ये अगर माउंटेड नहीं होती है तो ये आपका जो रैम है ना, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, इनके बीच में यहाँ पर एक कैश मेमोरी काम कर रही होती है। ठीक है, मतलब रैम से डेटा फास्टली एक्सेस करना, CPU को जो एक्सेस टाइम है वो फटाफट प्रोवाइड करना, ताकि CPU की परफॉर्मेंस बढ़ सके। तो कैश मेमोरी एक्सपेंसिव और फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है जी, बात समझ में आ गया? यहाँ पे वही लिखा हुआ है, नियर टू द CPU स्टोर्स फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस टू स्पीड अप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को स्पीड अप करने के लिए इस तरीके से होती है, जो कि प्रोसेसर के ऊपर आजकल इनबिल्ट आती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरफ, मतलब जहां डेटा जाके परमानेंटली स्टोर हो जाता है। आपने फाइल सेव करी, उसको 10 साल बाद भी एक्सेस करोगे, सिस्टम आपका ठीक ठाक है तो वो आपको वही मिलेगी, है ना। तो बैकअप डिवाइसेस के फॉर्मेट में हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं, जहां लार्ज अमाउंट में KB में, TB में, MB में डेटा को स्टोर कर सकते हो। वो होती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो CPU से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, इसीलिए इसको सेकेंडरी कहते हैं। जो CPU से डायरेक्टली कनेक्ट होती है भाई, वो प्राइमरी है, ऑब्वियस सी बात है, उसका लेवल, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना जी। तो सेम एज प्राइमरी मेमोरी, यहाँ भी डेटा आप KB, MB, TB में स्टोर करवा सकते हो। यहाँ पे जिन मेमोरीज का हम बात करें, वो हो सकती है आपके हार्ड ड्राइव, SSD ड्राइव, CD, DVD, पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, वो सभी जो डिवाइसेज हैं आपके, वो सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं। यदि हार्ड डिस्क की बात करें तो इसको मैग्नेटिक मीडिया कहते हैं, CD, DVD की बात करें तो इसको ऑप्टिकल मीडिया कहते हैं, और पेन ड्राइव्स वगैरह, मेमोरी कार्ड की बात करें तो इसको फ्लैश मेमोरीज कहते हैं। क्लियर हो रहा है? चलो अब 1 बाय 1 इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क एक सर्कुलर प्लेटर्स से मिलकर बनी हुई एक हार्ड डिस्क होती है। मतलब आप अगर यहाँ पे देखो तो ये सर्कुलर प्लेटर्स आपको दिख रहे हैं, ऐसे ये एक प्लेट नहीं होती है, बहुत सारी प्लेटर्स यहाँ पे लगे होते हैं। यहाँ पे होता है एक रीड राइट हेड, ठीक है, और ये जो प्लेटर्स होते हैं ट्रैक्स में, सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। जहां पर भी डेटा जाके स्टोर होता है ना, जिस भी प्लेटर में, ट्रैक में, सेक्टर्स में जाके डेटा स्टोर होता है, वो इस रीड राइट हेड की मदद से होता है। ये प्लेटर्स एक स्पिंडल मोटर से कनेक्टेड होते हैं, मतलब ऐसे ये स्पिंडल मोटर होती है, इसमें ये प्लेटर्स कनेक्टेड होते हैं और एक रीड राइट हेड होता है। ये स्पिंडल मोटर मूव करती है तो प्लेटर्स मूव करते हैं और फिर जाके डेटा इन प्लेटर्स में स्टोर होता है। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बनी होती है ये हार्ड डिस्क। रोटेटिंग डिस्क है, मतलब इसमें मैकेनिकल वर्क होता है, रोटेटिंग डिस्क होती है। लेकिन आजकल जो हम यूज करते हैं वो होती है SSDs। इसमें कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होता है, इसमें कोई रोटेटिंग डिवाइस नहीं होता है ना। SSD सुना है ना, जो हार्ड डिस्क से ज्यादा आजकल हाई कैपेबिलिटी में आपको मिलती है। तो हार्ड डिस्क भी आपको गीगाबाइट टेराबाइट में मिल जाती है, SSD भी आपको गीगाबाइट टेराबाइट में मिल जाती है। ठीक है जी, अब आ जाती है बात कॉम्पैक्ट डिस्क पर, मतलब CDs पर। तो CD DVD आजकल थोड़े ओल्ड टाइप के डिवाइसेस हो गए, कोई इसका यूज नहीं करता। इसकी जगह पर आप पेन ड्राइव्स का यूज करते हो, मेमोरी कार्ड्स का यूज कर सकते हो, है ना जी। तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है, इसका कैपेसिटी लेस होता है, जैसे कि 700 MB तक का डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, और एज कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। अब CD भी अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें डेटा रीड कर सकते हो, जिसमें डेटा रीड राइट दोनों कर सकते हो। CD को लगाने के लिए एक अलग से डिवाइस होता है जिसको CD-ROM कहते हो। तो CD-ROM, CDR, CDRW जो डेटा को रिकॉर्ड भी करता है, नहीं भी करता है, रीराइटेबल भी होता है। बिल्कुल वैसी होती है आपकी DVDs, दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
कुछ बच्चे इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं बेटा, तो ठीक है, इसका नाम दोनों होते हैं, या तो डिजिटल वीडियो डिस्क कहो या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहो। अब ये सीडी से ज्यादा अच्छी होती है, इसमें दोनों लेयर पे डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है। सीडी में एक ही लेयर पे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, पहले के क्या मतलब आज से कुछ 5-10 साल पहले की बात करूं तो डीवीडीज चलती थी, मूवीज की, सॉन्ग्स की, गेम्स की डीवीडीज आपको मिलती थी, है ना जी। तो वही ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें 15 टाइम ज्यादा अमाउंट में डेटा आप सीडी के कंपैरेटिवली स्टोर कर सकते हो। वहां 70 MB तक डेटा स्टोर होता था, यहाँ 17 गीगाबाइट्स तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। ये भी री राइटेबल और रिकॉर्डेबल दोनों आती है, और डीवीडी रोम में हमें डीवीडी को प्ले करना होता है। वहीं बात करें फ्लैश मेमोरीज की, तो फ्लैश मेमोरीज अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है, सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है, इसमें कोई रोटेटिंग डिवाइस नहीं होता है, जो आपकी पेन ड्राइव्स होती हैं, और ये बेसिकली 250 रुपीज ऑनवर्ड्स आपको आराम से मिल जाती है। 128 GB तक डेटा इसमें स्टोर आप कर सकते हो, और आजकल तो ज्यादा ट्रेंडिंग है तो आप टेराबाइट तक में भी डेटा को ले सकते हो इसमें, ठीक है ना, स्टोर किया जा सकता है। तो जो पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड्स होती हैं इन्हीं को फ्लैश मेमोरीज कहते हैं, जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है और हाई स्पीड से डेटा स्टोर होता है, चिप्स के फॉर्मेट में इसमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है। आगे बढ़े, ब्लू-रे डिस्क पे आ गए। अब ब्लू-रे डिस्क क्या होती है, अभी सीडी डीवीडी जैसी होती है बेटा। जो सॉफ्टवेयर के ड्राइवर्स वगैरह होते हैं ना, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर का ड्राइवर हुआ, आप कोई बुक भी परचेस करते हो तो बुक के पीछे भी एक सीडी डीवीडी लगी होती है, कभी कभी देखना जिसमें बुक की इंफॉर्मेशन होती है ना। प्रिंटर के इंस्टॉल करने का जो ड्राइवर होता है वो भी ब्लू-रे डिस्क में आता है। तो ब्लू-रे डिस्क जो होती है ये भी एक ऑप्टिकल टाइप की डिस्क होती है, जिसमें हाई स्टोरेज में डेटा आप स्टोर कर सकते हो एज कंपेयर टू सीडी और डीवीडी। सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, इन तीनों में जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ इनके स्टोरेज एरिया को लेकर है, और इनके एक दो जो फीचर्स हैं उसको लेकर है बस, बाकी ये दिखती एक जैसी ही है। ओके, तो डीवीडी RW है ना, बिल्कुल इनके जैसे ही आपका ब्लू-रे डिस्क भी होता है। जैसा इसका नाम है, द बेनिफिट ऑफ ब्लू वायलेंट लेजर इज दैट इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड लेजर व्हिच मेक्स इट पॉसिबल टू फोकस द लेजर स्पॉट ऑन इवन ग्रेटर प्रिसीजन। बात समझ में आई, इसमें ब्लू वायलेंट लेजर का यूज किया जाता है जिससे ज्यादा फोकस होता है। इट अलाउज डेटा टू बी पैक्ड मोर टाइटली एंड स्टोर्ड इन लेस स्पेस, ठीक है, और लेस स्पेस में आप इसको रख सकते हो, इसमें डेटा भी ज्यादा अमाउंट में सेव किया जा सकता है। जैसे 128 GB जो आज आप पेन ड्राइव खरीदते हो ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है जी। और स्मॉल इन साइज भी होती है तो आराम से ये यूज हो सकती है, लेकिन आजकल कोई भी यूज नहीं करता, ना कोई सीडी यूज करता है, ना डीवीडी, ना ब्लू-रे डिस्क। आजकल हम पेन ड्राइव वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन आपको ब्लू-रे डिस्क फिर भी कहीं देखने को मिल सकती है। सीडी डीवीडीज तो आजकल कोई नहीं यूज करता है, ठीक है जी। अब आगे लास्ट दैट इज सिस्टम बस पर। तो सिस्टम बसेस आपको अच्छे से मैंने बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि सिस्टम बस का काम होता है डेटा को हर एक यूनिट तक ट्रेवल करवाने का। डेटा का फ्लो का जो जिम्मेदारी होती है वो सिस्टम बस की होती है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिंग केबल्स एंड दैट कनेक्ट्स द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। That data and instructions are passed among the computer system components. ओके जी। अब कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने येलो कलर से मार्क करके आपके लिए लिखे हुए हैं। उनमें सबसे पहले डेटा कैरिंग पार्ट फ्रॉम सिस्टम बस इज कॉल्ड डेटा बस। मतलब यहाँ पे डिफरेंट बसेस हैं। डेटा यदि कोई बस कैरी कर रही है तो वो डेटा बस कहलाती है। कैसे? प्रोसेसर से मेमोरी तक, मेमोरी से इनपुट डिवाइस से मेमोरी तक, मेमोरी से आउटपुट डिवाइस तक। तो डेटा को जो कैरी कर रही है वो डेटा बस है, और जो कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी कर रही है वो कंट्रोल बस है। अब कंट्रोल यूनिट का जो डेटा होता है वो कंट्रोल यूनिट के लिए कंट्रोल बस करती है, ठीक है। कंट्रोल करना मतलब टाइम टू टाइम इनपुट यूनिट से डेटा लेना, टाइम टू टाइम प्रोसेसर तक पहुंचाना। मेमोरी एड्रेस मतलब मेमोरी से किस एड्रेस से डेटा उठाना है, किस एड्रेस पे वापस ले जाके सेव करना है, स्टोर करना है, उसके लिए जो बस यूज होती है वो एड्रेस बस होती है, ठीक है। और सेपरेट टाइप ऑफ आईओ बस दैट इज इनपुट आउटपुट, स्पेसिफिकली जो इनपुट और आउटपुट के लिए ही यूज होती है वो होती है आपकी आईओ बस, ठीक है। तो डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस। बेसिकली 3 बसेस होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप किसी दिन सीपीयू को खोल के देखोगे ना तो आपको ये तीनों बसेस दिखेंगी वहां पर, जो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड होती हैं। तो लिखकर आ जाओगे यदि आया सिस्टम बस के बारे में तो बेटा जी ये डायग्राम भी आपको बना के आना है ना जी। चलो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज, जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला ये जो चैप्टर है इसमें हम पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ही पार्ट 1 इतना लेंथी हो चुका है, पार्ट 2 इसके अगली वीडियो में आपको मिलेगा, सो कहीं जाना मत। अब आ चुके हैं हम मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पे। तो जैसे आपको पता है कि ट्रेंडिंग डिवाइस है मोबाइल, कंप्यूटर से ज्यादा यूज होने वाला डिवाइस है मोबाइल, पोर्टेबल है, हर कोई कहीं भी यूज कर सकता है, हर एक छोटे छोटे काम के लिए उसका यूज कर सकते हो आप, है ना जी। तो कंप्यूटर सिस्टम भी
के जैसा ही होता है मोबाइल भी ना, मोबाइल में भी प्रोसेसर होता है, मोबाइल में भी मेमोरी होती है, बिल्कुल वैसे ही आप ये बोल लो कि मोबाइल भी एक छोटा सा कंप्यूटर सिस्टम ही होता है, ठीक है, बट पोर्टेबल होता है। कंप्यूटर को आप लेकर नहीं जा सकते इधर उधर, लैपटॉप को फिर भी कैरी कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप से भी छोटा डिवाइस मोबाइल डिवाइस होता है, लेकिन होता एक छोटा कंप्यूटर ही है जिसमें आप सब काम कर सकते हो। सो मॉडर्न मोबाइल सिस्टम आर टाइनी कंप्यूटर्स इन योर हैंड, although they have less computing power compared to big versions. Obvious, they handle diverse type of applications such as making calls, radio signals, camera utilities, sensitive screen display, audio, video, graphical content and blah blah blah. क्यों मैम? क्योंकि सारी चीजें आपको मोबाइल के बारे में पता है, वही यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ दिया है। मेन काम की बात ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझ लो जल्दी से, तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि मोबाइल सिस्टम का कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैम कंप्यूटर सिस्टम का तो समझ गए, अगर कंप्यूटर सिस्टम का समझ गए तो ये भी समझ जाओगे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो पावर मैनेजमेंट समझो। सीपीयू में भी एक एसएमपीएस लगा होता है, पावर मैनेजमेंट, जिससे सीपीयू में प्रोसेसर में पावर आती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है टास्क। वैसे ही मोबाइल में भी पावर मैनेजमेंट होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, ठीक है, वहां भी पावर मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे ना बेसिकली बात करें तो हम यहाँ पर भी बेसिकली आपकी चिप्स वगैरह लगी होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेसर होता है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो, ठीक है, मेमोरी होती है, इसमें भी रैम और रोम दो मेमोरी होती है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। डिस्प्ले सिस्टम होता है, यहाँ पे जो डिस्प्ले आपका मोबाइल का होता है, स्क्रीन जो छोटी सी स्क्रीन होती है जिसपे आपको सारी चीजें दिखती है। यहाँ पे जो प्रोसेसर होता है वो एपीयू होता है ना, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जैसे आपके मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे एपीयू होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग यूनिट, याद रखना है, ठीक है। एपीयू बेसिकली आपके सीपीयू की तरह काम करता है, एक जीपीयू भी होता है, क्लियर। नाउ बात करें आगे हम, तो यहाँ पर आप मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सटर्नल मैसेजेस को स्टोर करवा सकते हो। तो यही सारी यूनिट जो आपने कंप्यूटर में देखी, वही सेम ऑर्गेनाइजेशन आपका मोबाइल फोन में भी होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छे से पूरा सेशन आज का क्लियर हो गया है और अब आपको कोई डाउट नहीं है ना जी। तो जितना मैंने पढ़ाया है, सुमिता अरोरा से हमने पढ़ाई की है, डिटेल में पढ़ाई की है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगले सेशन में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को कवर करेंगे कंप्लीट, क्योंकि अपने आप में वो भी एक लेंथी सा टॉपिक हो और इस चैप्टर का आपका 100% प्रिपरेशन हो जाने वाला है। फिर इसके बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, जाना कहीं नहीं है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे धमाकेदार पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, जो मैं प्रैक्टिकल के साथ में आपको करवाऊंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। जिन्होंने आईटी, एआई, सीए, आईपी भी लिया हो तो बेटा उनको भी बता दो, क्योंकि उनकी भी वीडियो लेक्चर्स चैनल पर अवेलेबल हैं, जैसे कि आपने देखे हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।